प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा कोचिंग सेंटर के। और मैं आपके बीच फिर से आया हूँ। हिंदी साहित्य का जो कालक्रम हमारा क्लास चल रही थी, हमने कल कराया था कुछ इसका पाठ, उसका दूसरा पाठ हमने बनाया है और ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये कंटेंट आपके लिए इस तरह से तैयार किया गया है कि आप इसे अगर एक बार भी आप इसे ध्यान से आप इसे वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम 2 या 3 प्रश्न जो आपके क्वेश्चन में आएंगे वो इसी कंटेंट से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने हिंदी साहित्य का जो कालक्रम था उसका शुरुआत की थी और उसमें सबसे पहले बताया था कि हिंदी साहित्य का जो कालक्रम रहा है उसे वर्गीकृत करने का सबसे बड़ा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। कई ऐसे विद्वान, कई ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का कालक्रम अपने अपने अनुसार बांटने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सबसे प्रमाणित रहे हैं। इनकी एक किताब का नाम मिलता है हिंदी शब्द सागर। इन्होंने अपनी किताब लिखी और इसमें हिंदी साहित्य का काल इन्होंने विभाजन समझाया है। तो इसे ही रिवाइज करते हुए सबसे पहले हमने पढ़ा था आदिकाल। आदिकाल पढ़ा था और इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल। तो आदिकाल को हिंदी साहित्य का पहला या सर्वप्रथम काल भी कहते हैं। यही काल वो रहा है जिसमें साहित्य को सुनने या सुनाने में ही प्रचलन में रहा। और इसमें 2 शैलियाँ मैंने आपको मुख्य बताई थी जो प्रमुख रही है। इस साहित्य की 2 शैलियाँ विकसित हुई है, डिंगल शैली और पिंगल शैली, ये मैंने आपको बता दी थी। इसके कुछ नाम बताए थे, अन्य नाम को भी बताए थे, जैसे कि मैंने बताया था प्रारंभिक काल इसे मिश्र बंधु ने दिया है और चारण काल डॉक्टर गिरियसन ने दिया है। वीरगाथा वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आदिकाल कहा है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जो हमने कल पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में हमने पढ़ा था कि इसे भक्ति काल भी कहते हैं। इसमें जो साहित्य लिखा गया है वो देवी देवताओं के प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा भाव, भजन और गीत, कविताएं, वो सब भक्ति से ही ओतप्रोत लिखी गई हैं, इसलिए इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो भक्ति आंदोलन या भक्ति काल की शुरुआत कही है दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से हुई है, ये भी आपको बता दिया था। और इसे ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। यह भी एक मोन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको बताया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। सबसे पहले इसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि आदि शंकराचार्य जी को इसके प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है और आदि शंकराचार्य जी ही अद्वैतवाद के जनक भी रहे हैं। उनके शिष्य रहे रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य जी के शिष्य रहे रामानंद। जबकि इनके टोटल 12 शिष्य कहे जाते हैं रामानंद जी के साथ साथ। कौन कौन थे? कबीर और धन्ना मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे। और भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय, ये भी आपको बताया था, रामानंद संप्रदाय, जिन्होंने रामानंद ने ही इन्हें प्रचार प्रसार किया था इस संप्रदाय का, और इसे कहते हैं रामानंद संप्रदाय। फिर कुछ पॉइंट ये बताए गए थे कि दक्षिण भारत की जो भक्ति आंदोलन में था, भक्ति काल में रहा है, इसमें 2 तरह के संत रहे हैं, पहले नयनार और दूसरे अलवार। नयनार हमने उन संतों का जो शिव भक्त रहे हैं, इनकी संख्या टोटल 63 थी, 63 संख्या इनकी रही है। अलवार रहे विष्णु भक्तों को कहा गया है और इनकी संख्या 12 थी। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलवार जो विष्णु भक्त थे इनमें कुछ महिलाएं भी थीं, उन्हें अंडाल कहा गया है। और इसी भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, 2 उप शाखाएं बटी निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सगुण भक्ति धारा में हमने पढ़ा था कि सगुण भक्ति धारा 2 उप शाखाएं में बटी, रामाश्रयी भक्ति धारा और कृष्णाश्रयी भक्ति धारा। और फिर निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये आपका रीज़न ऐसे था, आप इसे ध्यान, अगर एक बार इसे आप फिर से रिवाइज करेंगे तो ये आपके ध्यान मतलब आपको याद हो जाएगा
आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपका पीक पॉइंट चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, और अगर आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे देखकर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको साहित्य से, इसी कंटेंट से रिलेटेड मिल जाएगा। तो बच्चों आज आगे शुरू करते हैं। हमारा तीसरा काल जो रहा है वो है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल रहा है, और इस उत्तर मध्यकाल का जो समय रहा है वो 1650 से लेकर 1850 तक, 1650 से लेकर 1850 तक रहा है। रीतिकाल, इस काल से जुड़ा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि रीतिकाल किस काल को कहा जाता है। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, और इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है रीतिकाल के रूप में। इसके अन्य नाम क्या होंगे कि इसे उत्तर मध्यकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रीतिकाल भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है श्रृंगार काल। अलंकृत काल मिश्र बंधु जी ने, मिश्र बंधु जो रहे हैं, मैंने कल कहे थे मिश्र बंधु आपको एक कवि नहीं है। मिश्र बंधु में 3 कवि हैं जो ये सगे भाई थे, तो इस बारे में भी आप इसे रिवाइज कर लें। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है? इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है, यानी कि श्रृंगार रस का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। श्रृंगार रस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इस पॉइंट से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस काल के कवियों के बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की जो मर्जी हुई, उनकी रुचि हुई, उसी के कारण इस काल का विकास किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण इस काल का विकास किया। इस बारे में आचार्य हजारी प्रसाद जी का एक कथन है, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब कि ये कथन कुछ ऐसे आ सकते हैं कि वाक्य दिया और आपसे पूछा गया कि ये किस कवि या किस विद्वान के वाक्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इसके जो विकास हुआ है वो संस्कृत साहित्य के विधि साहित्य के रूप में हुआ है, संस्कृत साहित्य से हुआ है इसका विकास। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। डॉक्टर नागेंद्र, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, डॉक्टर नागेंद्र जी से जुड़ा हुआ। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार क्या कहते हैं कि वो कवि जो उस वक्त दरबारी साहित्य से अपने साहित्य को लिखते थे, मतलब कि दरबारी से ही रिलेटेड, दरबारी से जुड़े हुए साहित्य लिखते थे, तो वो उसे लिखकर निराश हो गए थे, ऊब गए थे। फिर उन्होंने इससे थोड़ा आगे जाकर मतलब इसमें बदलाव लाए और यहीं से रीति साहित्य का विकास हुआ। डॉक्टर नागेंद्र जी का यही मानना है, डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी के अनुसार रीति साहित्य का विकास हुआ दरबारी साहित्य से हटकर। इसके प्रमुख कवि आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रमुख कवि। इसके प्रमुख कवि के बारे में भी अलग अलग मत हैं, विद्वान जितने भी रहे हैं उनके अनुसार अलग अलग प्रमुख मत इसके बारे में माने जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वमान्य जो सभी के अनुसार होगा, सभी के अनुसार के, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और डॉक्टर नागेंद्र जी भी केशव दास को ही इसका काल का प्रमुख कवि या इस काल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। ये सर्वमान्य भी है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी केशव दास जी को ही इसका प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि माना है। आगे पॉइंट चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने रीति काल का जो प्रवर्तक कवि मानते हैं वो मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी को, चिंतामणि त्रिपाठी को। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बार आ चुका है कि चिंतामणि त्रिपाठी जी रीति काल के प्रवर्तक कवि रहे हैं, इनके पक्ष में कौन से विद्वान है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यही मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला पॉइंट, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकालीन जो कवि रहे हैं इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी ने
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि, तीसरा रीति मुक्त कवि। तो इसके बारे में डिटेल्ड हम नीचे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि ये कवि ऐसे रहे हैं, ये कवि बच्चों यहाँ थोड़ी बस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, राइटिंग। ये कवि रीति के बंधन में, यहाँ पे लिखना है, ये कवि रीति के बंधन में बंधे हुए हैं। रीतिबद्ध कवि इसी का नाम। अब शब्द अपने आप में अपनी पहचान बताते हैं। रीतिबद्ध, बद्ध का मतलब बंधना, रीति से बंधे हुए। ऐसे कवि जो पुरानी परंपराओं, जो पुराने जो स्टाइल था उनका लिखने का साहित्य में, उन रीतियों से जो बंधे हुए थे उन्हें कहा गया रीतिबद्ध कवि। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है, जैसे मतीराम, संत मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास, डॉक्टर नागेंद्र आदि जितने भी कवि रहे इन्हें रीतिकार कवि भी कहा जाता है और रीतिबद्ध कवि भी इन्हें कहा जाता है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है कि रस, छंद और अलंकारों का यूज़ बहुत ज़्यादा क्या है, रस, छंद और अलंकारों का यूज़ कहा है। और शास्त्रों की प्रधानता, जितना भी साहित्य लिखा गया है वो शास्त्रों से ही रिलेटेड, उससे प्रेरित लिखा गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता, इसमें ब्रज भाषा का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। अगले कवि हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि ये कवि भी ऐसे रहे हैं जो रीति से बंधन थे, मतलब रीति से बंधे हुए थे। इन्होंने भी साहित्य लिखा है, लेकिन कुछ इसमें बदलाव करके लिखा है। रीति सिद्ध कवि कहे गए हैं, जैसे आपका बिहारी, पजनेस, रसनिधि, बेनी परवीण, ये सब रीति सिद्धि कवि रहे हैं। और इनकी विशेषताएं, इनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, इन्होंने भी रस, छंद, अलंकारों का यूज़ किया अपने साहित्य में, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा है, प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का वर्णन रीति सिद्ध साहित्य में बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रकृति का वर्णन। रीति मुक्त कवि, इन कवियों ने जो रीति मुक्त कवि रहे हैं, इन्होंने अपने आप को रीति से मुक्त कर लिया। मतलब कि जितनी भी जो पुरानी परंपराएं थी, जो पुराना स्टाइल था साहित्य लिखने का, उन्होंने इससे अलग हटकर अपना साहित्य लिखा। ये स्वतंत्र विचारों वाले कवि रहे हैं। इन्हें अपनी रचनाओं में स्वतंत्र मनोवर्ती वाला भी कहा गया है। और रीति से मुक्त होकर इन्होंने साहित्य लिखा, रीति मुक्त कवि। इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे धनानंद हो गया, ये बहुत पूछा जाता है, ठाकुर, दिविजय, बोधाजी, आलमजी, ये सब रीति मुक्त कवि रहे हैं। इनकी विशेषताएं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इन्होंने नारी का सौंदर्य वर्णन किया है। नारी का, इनके साहित्य में नारी सौंदर्य वर्णन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पिछले जो जहाँ रस, छंद और अलंकारों का यूज़ कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ छंद का यूज़ किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी साहित्य में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया। ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोकोक्ति और मुहावरे का यूज़ इन्होंने ही किया। प्रेम वियोग का चित्रण, सजीव चित्रण, जो प्रेम वियोग का बहुत ज़्यादा चित्रण इन्होंने किया। प्रेम वियोग, प्रेम का जो दर्द होता है, प्रेम में जो दुख होता है, प्रेम में बिछड़ने का दुख होता है, उस सब का चित्रण इन्होंने किया है। और कृष्ण लीला भी इन साहित्य की देखी जाती है, इन साहित्य में कृष्ण लीला भी देखी जाती है। अब प्यारे बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक काल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी अगर साहित्य के क्वेश्चन आएंगे, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही है कि वो आधुनिक काल से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चन आधुनिक काल से रिलेटेड हो। तो आधुनिक काल का जो कालक्रम है वो 1850 से अब तक माना गया है। 1850 से स्टार्टिंग है और अब तक माना गया है। और इस काल में 6 उपकाल रहे हैं, युग रहे हैं। नंबर 1 भारतेंदु युग, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग, और इसे नवकाव्य युग भी कहा जाता है। नवकाव्य, नई कविता युग, नवकाव्य युग, नवकाव्य युग भी इसे कहा जाता है। नई कविताएं लिखी गई, नवकाव्य युग।
तो इन युग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट है भारत तेंदु युग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत तेंदु युग, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालक्रम है 1850 से 1900 तक। भारत तेंदु युग का जो कालक्रम रहा है 1850 से 1900 तक रहा है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसके बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय नव जागरण का अग्रदूत इसी काल को माना जाता है। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत इसी काल को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किस काल को कहा जाता है? भारत तेंदु युग को। आधुनिक काल का आरंभिक काल है, आधुनिक काल का ये आरंभिक काल रहा है। और खड़ी बोली की शुरुआत सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, खड़ी बोली की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? भारत तेंदु युग से मानी जाती है खड़ी बोली की शुरुआत। ये काल है बच्चों, खड़ी बोली की शुरुआत इसी काल से हुई है। इसके कवि रहे हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। एक पॉइंट ये भी है कि इस युग का नाम भारत तेंदु युग भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम भारत तेंदु युग हुआ। तो सबसे मेन जो प्रमुख कवि रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं भारत तेंदु युग के, जो भारत तेंदु युग के जो सबसे मेन प्रमुख कवि भारत तेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। इनमें प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी रहे, बालकृष्ण रहे, भट्ट बालकृष्ण भट्ट, और लाला श्रीनिवास दास जी रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास जी रहे हैं। ऑप्शन अगला युग है द्विवेदी युग। हमारा द्विवेदी युग, इसका कालक्रम है 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग रहा है। और इस काल का जो नाम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है, द्विवेदी युग। इससे आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नाम किस आचार्य के या किस विद्वान के ऊपर लिखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके प्रमुख कवि हरिओदय मैथिली शरण गुप्त हैं, ये इसके काल के इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। छायावाद युग, छायावाद युग 1920 से 1936 तक रहा, छायावाद युग। और इस छायावाद युग के बारे में जो इसका नाम दिया है, नामकरण जो इसे दिया है, मुकुटधर पांडे ने दिया है। मुकुटधर पांडे ने अपनी पत्रिका श्री शारदा पत्रिका 1920, श्री शारदा पत्रिका 1920, सबसे पहले इसी पत्रिका में छायावाद युग शब्द का इन्होंने यूज किया था। तो 1920 में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसी साल से इस युग का आरंभ माना जाता है और ये 1936 तक रहा। हिंदी साहित्य के खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी इसी युग को माना जाता है, खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी इसे ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जितनी कविताएं लिखी गई वो खड़ी बोली से स्टार्टिंग हो गई थी। जो साहित्य गद्य था या पद्य था, शुद्ध खड़ी बोली में यहाँ से स्टार्ट हो गया था और अपने चरम पर पहुँचा। तो खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद युग को माना जाता है। इसके प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद बहुत ज़्यादा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये चार कवि ऐसे रहे हैं जिन्हें छायावाद का चतुष्पद कहा जाता है। इन्हें छायावाद का चतुष्पद कहा जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है। छायावाद के चार कवियों में से इनमें से कौन नहीं है, या छायावाद के चतुष्पद कहलाने वाले कवि कौन हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि छायावाद के चतुष्पद में एकमात्र महिला किसका नाम आता है? महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा। अगला युग है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक समय रहा है, 1936 से 1943 तक। इसे उत्तर छायावाद भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर छायावाद भी कहते हैं। इस युग की शुरुआत 1936 से मानी जाती है। इसी वर्ष लखनऊ में 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का एक आयोजन हुआ और उस आयोजन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद ने की। यह भी पूछा जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने की। और इसी आयोजन के साथ साथ इस युग का शुरुआत हुई, इस युग की शुरुआत मानी जाती है। तो इस आयोजन के बाद साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, जो प्रगतिवादी युग रहा है इसके साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई दिया है। इसके प्रमुख कवि रहे हैं नागार्जुन,
केदारनाथ, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगई राघव, ये इसके प्रमुख कवि रहे हैं। अगला हमारा युग है प्रयोगवाद, 1943 से 1990 तक। इसका समय रहा है 1943 से 1990 तक। इसका जो प्रवर्तक का श्रेय जाता है वो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन यज्ञ जी को जाता है। इसका जो शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन यज्ञ जी को माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो 1943 के तार सप्तक पत्रिका थी सच्चिदानंद हीरानंद जी की, और इन्हें ही प्रयोगवाद का सबसे पहला जो शब्द का यूज़ हुआ है वो तार सप्तक में हुआ है। 1943 में ये आई थी। इस काल की कविताओं को नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी कविता कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी ने, ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है। नंद दुलारी वाजपेयी ने किस युग की कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा है? तो प्रयोगवाद युग। इसके प्रमुख कवि रहे हैं अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। अज्ञेय, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट है। अगला नवकाव्य युग हमारा जो लास्ट है, नवकाव्य युग 1990 से अब तक। इसका समय जो है 1990 से अब तक। इसकी शुरुआत 1951 से मानी जाती है। 1951 में क्या था कि तार सप्तक पत्रिका हुई थी, इसका द्वितीय अंक आया और इसके द्वितीय अंक में जो कविता लिखी गई उसकी नई कविताओं को माना गया। नई कविता इसमें स्टार्ट हुई, जिन्होंने जगदीश प्रसाद जी ने लिखा था, जगदीश प्रसाद जी ने इन्हें लिखा है और इसी से इसकी शुरुआत मानी गई है नवकाव्य युग की 1990 से अब तक। इसके प्रमुख कवि रहे नरेश मेहता, कुंवर नारायण और अशोक वाजपेयी जी, इसके प्रमुख कवि रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा हिंदी साहित्य का कालक्रम कंप्लीट समय के अनुसार और काल के अनुसार हमने पढ़ लिया। अब हम आगे की जो क्लास लेंगे, कल मैं आपके लिए एक क्लास और डाल दूंगा, उसमें हर काल से रिलेटेड प्रमुख कवि और उन प्रमुख कवियों की रचनाएं या फिर उन रचनाओं जो वो कवि रहे हैं उनकी रचनाएं रही है, उनकी रचनाओं में प्रमुख पंक्तियाँ या जो वाक्य दिखाई देते हैं आपको, क्या लाइनें सुनाई देती है आपको देखने को मिल सकती है आपके क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ये मैं जो रिवीजन के लिए डाल रहा हूँ आपको शॉर्ट कंटेंट दे रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा वादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर मिल जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड ये कंटेंट तैयार किया है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम ज़रूर आएंगे। 2 या 3 नंबर के जो भी साहित्य का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। और अपने पेपर की तैयारी करते रहें। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। कल मैं आपको फिर मिलता हूँ। प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनके काव्य या फिर उनकी जो वाक्य मिलते हैं उनके साथ हम कल क्लास लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे आप लाइक करें और आप इसे शेयर भी करें। जो भी अगर कोई भी मेरे लिए सुझाव हो या कोई कमी आपको दिखाई दे जो मुझे सुधारनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सलाह पर, आपके सुझाव पर काम करूंगा। मुझे आपकी प्रतीक्षा रहती है रिस्पॉन्स करने की, आपकी जो प्रतिक्रियाएं रहती हैं मैं उनका वेट करता हूं। तो आप सपोर्ट करें और देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम कल मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।